वार्ता यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपल्याकडे यापूर्वी एकदा आलेले चंद्रकांत सहारकर यांनी आज स्वतः प्रत्यक्ष मतदान केल्यानंतर त्यांचा अनुभव काय आहे हे आपल्याला आज सांगणार आहेत। आज ते हिंदीमधून सांगणार आहेत। आपण आता त्यांच्या या मुलाखतीला सुरुवात करूया। मेरा नाम चंद्रकांत सहारकर है। मैं पूना में लास्ट 40 ईयर से रहता हूँ। आज मैं सभी भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी और जो भी 100% लोग हैं जिनका संविधान के ऊपर विश्वास है और जो वर्ल्ड के मानवतावादी लोग हैं, जो इंसानियत है जिसका धर्म है, और उसके बाद में देखिए भाई साहब, हमारा जीवन यानी मैथमेटिक्स है और वैज्ञानिक दृष्टि यानी साइंस। जब हमारे देश में नेट आया है, नेट इज इक्वल टू 21 सेंचुरी, क्योंकि हम लोग जो बुद्ध थे होके गए 5000 साल पहले या 4000 साल पहले, उन्होंने बोला था कि मैं वास्तववादी को ही मानूंगा। हाँ सर, तो आप ज़्यादा करके आप EVM मशीन के जो इशू है उसके खिलाफ बोलते हैं, आंदोलन करते हैं, मांगे करते हैं, चर्चाएं करते हैं। तो आज आपने खुद वोटिंग किया या नहीं किया, और आज का आपका अनुभव क्या है लोकसभा चुनाव के लिए आज जो वोटिंग हुआ उसके संदर्भ में? देखिए सर, आज मैंने वोटिंग किया, ये मार्क है मेरा। आज मैं वोटिंग करने के बाद में मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले फ्री इलेक्शन होना चाहिए। उसका बेसिक है कि फॉर्म 70C फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अभी मैं इनिशियल स्टेज से आपकी शुरुआत करता हूँ। इनिशियल स्टेज है, हम वोटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले वोटर लिस्ट के हिसाब से यानी अप्रूव्ड वोटर लिस्ट ये इशू होना चाहिए। ये काम इलेक्शन कमिश्नर का है, लेकिन वोटर लिस्ट ये इशू नहीं की जाती है। और उसके बाद में देखिए, वो लोग 10 दिन पहले वोटर लिस्ट इशू करके, लेकिन कैंडिडेट को अप्रूव्ड वोटर लिस्ट इशू नहीं करते। बेसिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कौन सी? वोटर अप्रूव्ड वोटर लिस्ट, अप्रूव्ड वोटर लिस्ट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वोटर्स कितने हैं, ये हर विधानसभा वाइज वोटर लिस्ट इशू होती है, हर बूथ वाइज वोटर लिस्ट इशू होती है। बताइए। तो ये इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी है, मैंडेटरी रिक्वायर्ड है। उसके बाद में देखिए, हम EVM से अगर वोटिंग ले रहे हैं तो आपको वोटिंग प्रक्रिया होने के पहले सभी कैंडिडेट को विधानसभा वाइज जो बक्सा है, EVM मशीन, उसके बाद में वोटिंग मशीन, VVPAT और कंट्रोल यूनिट, इनके सीरियल नंबर इशू करना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आपने किया, आज का अनुभव आपका बताइए। आपने आज वोटिंग की है मैं लोकसभा के लिए। आज का मैं अनुभव बताता हूँ। मैं सबसे पहले अपना जो बच्चे लोग रहते हैं वहाँ पे, उन्होंने मेरा नाम लिख के मेरा सीरियल नंबर बताया और मेरा बूथ नंबर बताया। उसके बाद में मैं वहाँ जाने के बाद में मैंने उनको पूछा कि भाई साहब, आपको जो मशीन हो रहा है उसका नंबर दिया गया है क्या? जो वोटिंग मशीन है, उसके बाद में जिसके बाद में VVPAT है और कंट्रोल यूनिट है। साहब, नंबर कुछ नहीं है, ऐसा इशू है। अभी मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, भाई साहब, अगर आपके पास नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप काउंटिंग के टाइम में जिस मशीन से हमने वोटिंग किया है उसी का काउंटिंग होगा, या कोई भी मशीन लाके काउंटिंग करना है? इसका मतलब एक फ्रॉड इलेक्शन है। हम अगर वोटिंग करें मेरा राइट से, तो मेरा राइट्स वो है, मैं जिस नंबर की मशीन पे, वोटिंग मशीन पे मैंने वोटिंग किया है, वो नंबर आपने मांगा था क्या? उनको इशू ही नहीं कर रहे। वो वहाँ पर है ही नहीं। हाँ, मैं पूछा, लिखा हुआ है ही नहीं, या वह है या और बताते नहीं। मैंने जो एजेंट है, वो एजेंट था महागाड़ी का, उसको पूछा, नहीं साहब बोले ऐसा नंबर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब बताइए, ये शुरुआती फॉर्म 17 की फ्रॉड से हो रही है।
उसके बाद में देखिए ये बात जो है, वो जो वहाँ पर कार्यकर्ता बैठते हैं, हाँ, उनको ये तो बात इतनी सीधी सादी नहीं है कि उनको समझ में आ जाए। मैं उनको पूछा, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिप्यूट किया उनको पूछा, साहब बोले हमें सिर्फ लोगों का वोटिंग लेने का पावर है ना, वो हमको वोटर इसका नंबर वोटिंग मशीन का नंबर बताना है ना, कुछ नहीं है, हमको ही पता नहीं है बोले। तो ये पूरी की पूरी फ्रॉड इलेक्शन दे रहे गवर्नमेंट। तो ये पता किसको है? ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ये, लेकिन ये किसको पता है? कौन से अधिकारी को पता है? ये इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी है। ये ड्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ये फ्रॉड इलेक्शन कर रहा है, और उसके लिए वो सरकारी कर्मचारियों को वहाँ पर, हाँ वो तो बेचारे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनको तो नंबर मालूम होंगे। नहीं, उनको भी नंबर दी, मैं उनको भी पूछा, नहीं साहब बोले हमें नंबर कुछ मालूम ही नहीं है, हमें बोला है कि लोगों का वोटिंग लेना है और ये फॉर्म 17C पे वो साइन लेना है। तो प्राचा साहब ने विथ रिकॉर्डिंग करके बताया कि उसको ये सील भी नहीं करते, ओनली कोई लोग फॉर्म 17C के ऊपर जो एजेंट रहता है उसका साइन ले लेते। और उन्होंने बताया प्रूव करके दिया है कि स्ट्रांग रूम में मशीन जाने के बाद में ये जो ब्यूरोक्रेट्स है बाहर में, आर्मी, CRPF, जो पुलिस वाले हैं, जिनका धाक दिखा के अंदर में स्ट्रांग रूम के अंदर में वो लोग पूरा का पूरा EVM मशीन चेंज कर रहे और सीलिंग भी कर रहे। अब इतना पूरी मशीन चेंज कर रहे हैं। हाँ, और उसकी जगह मैं बताता हूँ ये क्या करते हैं कि मैं भी इंजीनियर हूँ, 4 डायरेक्टर इन्हीं के हैं, उसके बाद में ये परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं। अभी कौन से परसेंटेज? हाँ, मैं अभी एग्जांपल दे के बताता हूँ। देखिए कोई भी मशीन में परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग होता है। अभी मैं एग्जांपल दे के आपको बताता हूँ। देखिए ये को इन्होंने 38% वोट दिया, 38% डाल दिया। बी को डाला इन्होंने 35%, टोटल कितना हो गया 73। और सी का जो है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में वंचित आघाड़ी को इनको 3rd नंबर पे दिखाना है, तो उसको डालेंगे ये 20%, कितना हो गया 93%। और अदर्स को डालने की ज़रूरत नहीं, बचा कितना 7%, ऑटोमेटिक को डिवाइड हो जाएगा। और जो 38% पे डाला है, क्योंकि मशीन जो बनाने वाला है उसको कोड फीडिंग करते हैं, सिंबल फीडिंग, वो 38 जिसमें है, क्योंकि हर एक नंबर चेंज होते रहता है, कभी वो 3 नंबर पे रहेंगे, 4 नंबर पे रहेंगे, 5 नंबर पे रहेंगे। तो 1 और 2 यानी पहला यानी जो अप्रूव्ड पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो है, एक तो पहला बीजेपी है और दूसरा कांग्रेस है। तो उनका ठहरा हुआ है, फीडिंग करना है, चुन के किसको लाना है, होल को चुन के लाना है। तो फिर वो दोनों को इसमें डिवाइड कर देंगे, कांग्रेस को 2nd में और 3rd में वंचित को रख देंगे। और उसके बाद में बाकी का 9% में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो काम करते हैं, जब मशीनें स्ट्रांग रूम में जाती है तब ये लोग नहीं, तो देखिए अगर ये EVM का नंबर, वोटिंग नंबर, उसके बाद में VVPAT और कंट्रोल यूनिट का नंबर देंगे, तो जिस टाइम में सीलिंग होगा उस टाइम में टोटल नंबर ऑफ वोट्स और जितने वोटर्स ने किया है उसी टाइम में हम लोग जो अगर इंडियाइजेशन में इतना विश्व का बोलते हैं, इमीडिएट विदिन 1 वीक ये बूथ पे इतना, ये विधानसभा में इतना, और ये पार्लियामेंट में 6 मिला के इतना वोटिंग हुआ है और टोटल वोटर्स इतना है, ये इमीडिएट मालूम पड़ता है। लेकिन इलेक्शन 2 फेज में देखिए 10-10 दिन लगाया, इसका मतलब प्रूव हो गया है। और प्रैक्टिकली प्राचा साहब ने रिकॉर्डिंग दिखाया। 2 फेज के बीच में अंतर जो है, हाँ, वो जानबूझकर रखा हुआ है, ऐसा आप बताना चाहते हैं? हाँ, नहीं, पूरा का पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। और उसके बाद ऐसा सभी तरफ हो रहा है। मैंने अभी मैं इनको पूछना चाहता हूँ, जो इंडिया के अलायंसेस है और जैसा वंचित आघाड़ी है महाराष्ट्र में BSP है, उसके बाद में अदर स्टेट में जो लोकल पार्टियाँ है या साउथ में कोई है, मुझे बताइए कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ, ये जो अगर वो वोटर लिस्ट भी नहीं अप्रूव कर रहे और EVM मशीन जिससे वोटिंग भी नहीं कर रहे, नंबर नहीं बता रहे, तो मैं बोल रहा हूँ काउंटिंग का प्रोसीजर जो है, काउंटिंग का प्रोसीजर यह है, सबसे पहले लोगों ने जिस वोटर मशीन में वोटिंग किया है VVPAT में, उसी का काउंटिंग होना चाहिए। तो अभी बता रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप किस मशीन का काउंटिंग करो। और बाकी सब लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप बताइए मुझे पढ़ाइए
कौन सी मशीन का काउंटिंग होगा। काउंटिंग हाँ काउंटिंग जिस मशीन का होता है हाँ वो कोई और मशीन होती है ऐसा? बिल्कुल 101%, 101%। और उसमें जो डेटा डाला हुआ हाँ होगा हाँ वो इसीलिए वो इतना टाइम लगा रहे। वो कौन डालता है फिर? वो इलेक्शन कमीशन फ्रॉड करे, क्योंकि मैं बताया उनके कर्मचारी और उनके वो पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरा उनका चैनल है। वो बेईमानी करके किसी भी तरह से 370 400 सीटें चुन के लाने वाला है। इसीलिए मैं आज ही बोल रहा हूँ कि अभी जन आंदोलन करो, और प्राचा साहब ने प्रूव करके दिया है। और जितने भी है, केजरीवाल जी आप IIT से हुए इंजीनियर, किसने प्रो किया है? प्राचा कौन है? एडवोकेट प्राचा साहब ये सुप्रीम कोर्ट के वकील है। वो अकेले लड़ रहे जो रामपुर में एक लोकसभा के लिए खड़े थे। उन्होंने पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग किया है, और वो रिकॉर्डिंग दिखा रहे, और एक्चुअली दिखा रहे कि स्ट्रांग रूम में कैसे मशीन को चेंज किया जाता है वोटिंग होने के बाद में। अभी इसके ऊपर क्या प्रूफ चाहिए? और मैं सभी लोगों को पूछता हूँ जो बीजेपी आदेश छोड़ के है, आप काउंटिंग किसका करने वाले हो? उसने बोला जैसा कोरोना काल में उन्होंने बोला अरे ताली थाली बजाओ, उसके बाद में बोला अपना माँ बाप से 70 बड़ा होता है। तो आप क्या वो जो बोल रहे कर रहे? क्योंकि बताता हूँ मैं 1952 से हमारे देश में जब इलेक्शन हुआ है, मुझे बताइए इन लोगों ने 1925 में कसम खाई है हम हिंदू राष्ट्र करेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इन्हें मनुस्मृति इन्हें हम लोग जो 5000 साल के हमारा शोषण किया, हम शूद्र लोग। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा सब करने के पीछे कोई तो बहुत बड़ा मकसद होगा। इसके पीछे तो ये मकसद कौन सा हो सकता है? मैं वही बता रहा हूँ आपको। अभी मैं ये कौन लोग है ये बताना चाहता हूँ। देखिए हमें 26 जनवरी 1950 को संविधान मिला। संविधान में देखिए उसके 4 आधार स्तंभ है। सबसे पहले कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी, और उसके बाद में प्रेस मीडिया। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय। और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला, सब उनका विरोध किया, लेकिन बाबा साहब ये न्याय देने वाले थे। उन्होंने सभी को एक मत का अधिकार दिया है, वो स्वाभिमान से जीने के लिए। स्वाभिमान का मतलब होता है हजारों साल तक हमें एजुकेशन नहीं था, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, पेट भरने के लिए नौकरी मिलना चाहिए, और उसके बाद में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि 100% लोग हम टैक्स भरते हैं। लेकिन आज देखिए आपके चारों आधार स्तंभ उन्होंने हाईजैक कर लिया है। 5% लोगों के पास में 95% प्रॉपर्टी बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के 100% जज वही बैठे हैं। ब्यूरोक्रेसी में 90% वही है। और आपको जो प्रेस मीडिया है, ये प्रेस मीडिया जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बना के पोथी पुराण ग्रंथ यानी जो अंधविश्वास फैला के उसका एग्जाम्पल मैंने दिया। मुझे बताइए देश के लोगों और वर्ल्ड के लोगों, कोरोना में ताली थाली बजाने से बीमारी जाती है, और जिस महिला ने हमें जन्म दिया है वर्ल्ड के अंदर में, और पिताजी ने हमें खाना पिला के बड़ा किया है, उससे बड़ा उपकार किसी का नहीं हो सकता। तो आज जब आपने वोटिंग किया तो आपने वहाँ पे सब कुछ सवाल पूछे क्या? वहाँ पे तो बात ही करना रिस्ट्रिक्ट है भाई। मैं सिर्फ एजेंट को पूछा, और जो पोलिंग ऑफिसर हुआ वो हंस रहा था। मैं जब उनको पूछा सुना, मैं बोला है पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। तो क्या कर सकते, उनको पावर ही नहीं है। कोई भी आदमी, मैंने नौकरी किया, मैंने गुलामी की है, क्योंकि मेरे ऊपर का जो आदमी है और जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना है। बेचारे वो पेट भर के लिए नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आज डिक्टेटरशिप चल रही है। ये डिक्टेटरशिप के ये इनको लेके हम लोगों को 3% लोग जैसे नॉर्थ कोरिया है ऐसा इनको रूल करना है। हमारा एजुकेशन ख़त्म कर दिया, हमारे नौकरी ख़त्म कर दी, उसके बाद में हमारा जो संविधान है वो भी ख़त्म। ऑलरेडी डेमोक्रेसी, आज हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है। और मैं इसीलिए सभी लोगों को NDA है ना, बीजेपी RSS जो पार्टी है, बीजेपी छोड़ के बाकी लोग, लेकिन बाकी लोग भी, क्योंकि इनके दिमाग में क्यों नहीं जा रही है 1952 से ये जो बाकी लोग हैं, SC के दलाल, ST के दलाल, OBC के दलाल और मराठी के दलाल, इनके ये 3rd जनरेशन चल रहा है। तो देखिए जब मिनिस्टर होता है या पावर में जाते हैं तो उस टाइम में इनको स्वार्थी इंसान है, तो इनको सब कुछ मिल रहा है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक फैमिली में उनकी जो है 12-12, 15-15 पेंशन, सोचिए कितना पैसा जाता है, और है हमारे टैक्स से जाता है, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है। और ये सबका सरदार जो है RSS है, और इनकी जो बहन है, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, और सब ये रिलेटिव्स है। और उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। महाराष्ट्र में जब जरांगे पाटिल जी ने गरीब मराठा का एजुकेशन और नौकरी के लिए किया, तो 179 फैमिली हमारे महाराष्ट्र में ये पूरा सत्ता चला रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें
ताकतवर विरोधी पार्टियां भी हैं। जिस देश में ताकतवर विरोधी पार्टियां भी हैं, तो क्या वो विरोधी पार्टियां जैसे कि केजरीवाल हो या जो अभी शरद पवार साहब है, क्या उन्होंने इस विषय में कुछ ज़्यादा प्रयास किए हैं या कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है अभी तक? ये जो है क्या या उनको मालूम ही नहीं है? हाँ, मैं ये या मालूम होते हुए वो इसको उठाना नहीं चाहते? हाँ, मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने जैसे शरद पवार जी का नाम लिया, मुझे बताइए शरद पवार जी के फैमिली में कितना पेंशन जाता है? मेरे हिसाब से मिनिमम 30 पेंशन तो है आमदार खासदार के। आज सोचिए, अभी ये 30 पेंशन के बाद में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो पेंशन है, हाँ, वो ये माजी आमदार जब बन जाते हैं या हाँ, माजी कभी खासदार भी बन मिलता है, जाते हैं, उनको मिलता है। तो एक बार बना तो एक बार मिलती है। एक दिन के लिए आमदार बना तो भी पेंशन मिलता है। और दोबारा चुनाव वो अलग होती है या जितने दोनों बार एक चुन ही के होते हैं? आएंगे और 10 दिन में भी सरकार गौर तो भी पेंशन मिलेगा। तो वो अलग होती है और अलग अगले बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल, बिल्कुल। अगले चुनाव की भी अलग हाँ, होती है। बिल्कुल, जितने बार 100 होंगे उतने बार मिलेगा। अब वो रूलिंग में रहेंगे तो भी मिलेगा। तो ये वजह से ये और इनकी सब रिलेटिव्स है, काका मामा चाचा मौसी। तो तो महाराष्ट्र ये बहुत अच्छा है, इनकम का सोर्सेस हो बन बिल्कुल गए हैं अभी। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सेफ बिल्कुल, क्योंकि करियर बना रहा हाँ, है। ये रीजन बताता हूँ मैं कि हमारे अगर गरीब भी हो तो हमारे इसमें ये जो ब्रह्मा, यानी मैं आपको बताता हूँ 10वां मौर्य राजा का कपट बुद्धि से जो मारा गया है पुष्पशुंग ने, उसके बाद में आज मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हम और जो शिष्य थे उनको शराव नदी में डाला, हम अफगानिस्तान थे। और उस डर के बाद में इन्होंने दिमाग लड़ाया। 100 आदमी हैं हम और 10 आदमी हमारे ऊपर राज करेंगे, भाई साहब हम काट के खाएंगे उसको। इन्होंने क्या दिमाग लड़ाया? ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय छाती से, वैश्य बेम्बी से, और हम शूद्र। और हमारे जो 50 से 90% पॉपुलेशन थी उसकी उन्होंने 6500 जात बनाई। और क्या बताया? आप लोगों ने सिर्फ मेहनत करना है और आपकी माँ बहन हम उसका भोग करेंगे। 3 वर्ष निकलो, जो भी मुँह से आवाज निकालेगा। ऐसा मनुस्मृति में लिखा हाँ, है। और ये कई हजारों सालों तक हमारा शोषण हुआ है। और मैं आपको 50 के पहले हमारे जो 90% लोगों की क्या अवस्था थी वो एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। देखिए, मैं जिस गांव का हूँ, नागपुर का सुमरेट के, मैं अपने आंखों से देखा, कुछ ओबीसी के लोग और कुछ मेरे कास्ट के लोग ये संगम में जाते थे। देखिए भाई साहब, उनके पास 500 एकड़ जमीन, 700 एकड़ जमीन, जो संगम में जाते थे उन लोगों के पास। उन लोगों के पास। उसके बाद में ये लोग पढ़े लिखे थे, इनका खून का रिश्ते वाला था, उसके साथ बात करना वो अछूत समझते थे। और इन लोगों ने क्या किया, जब 52 में इलेक्शन हुआ, जो संगम में जाते थे उन्हीं लोगों को इन्होंने खासदार आमदार बनाया। और जो SC ST OBC के अनपढ़ लोग थे, वो अनपढ़ लोग उनके पीए कौन हो गए? यही हो गए जो हिंदू राष्ट्र की और संविधान नहीं मानने वाले लोग। तो वो चलते गई है, क्योंकि हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि देखिए, सबसे पहले मैं अबक पढ़ा, 70 में मुझे रेडियो पता चला, 80 में टीवी आया, उसके बाद में देखिए 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, राहुल गांधी जी हुए, और 90 के दशक में उन्होंने बोला कि देखिए भाई साहब, हमारा जो 1 रुपया टैक्स था उसमें से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। उसके बाद में उन्होंने बोला मैं दोबारा आऊँगा तो मैं 85 पैसा खर्चा हो, 15 पैसा। उस बेचारे का मर्डर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए 91 में, क्योंकि उस टाइम में कांशीराम की चढ़वळ 1585 की बहुत जोर पे थी और 91 में बॉम्ब स्फोट से मारा गया। तो और उसके बाद में देखिए 2000 के बाद में मोबाइल आया, 2012 का में नेट आया। नेट इज इक्वल टू 21 सेंचुरी, नेट इज इक्वल टू जो बुद्ध ने बोला वास्तववादी, और नेट इज इक्वल टू जो वर्ल्ड में कुछ होता है मैं वही मानूंगा। उसके बाद में हमारे देश में एक पेगासस आया, सभी विरोधी पार्टी को इजराइल का उन्होंने जासूस से किया, और 19 में ये सेंटर में भी चुन किया है और स्टेट में भी चुन किया है। तो उसी तरह से हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट ऐसा ऐसा होते गया। तो आज क्या हो गया है, मैं आपको बताता हूँ कि आज भी हमारे देश में जो 21 सेंचुरी की थिंकिंग है वो नहीं आई है। उसके लिए मैथमेटिक्स और साइंस जो सोचेगा वही उसके दिमाग में आता है। लेकिन आज 21वीं सदी में हम देखा कि ताले थाली बजाने से बीमारी होती है और बाप माँ बाप से बड़ा पत्थर होता है। यानी आज भी हम मानसिक गुलाम हैं। लेकिन आम्बेडकरवादी हम जो हुए, इसका मतलब ऐसा है कि पाठ्यक्रमों से भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण खत्म जो है हाँ। बन नहीं पा रहा है। हाँ। और जो
प्रसिद्ध नेता होते हैं, वो भी जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं या कुर्सी करते हैं कि लोग और भी अवैज्ञानिक बातें फॉलो करने लगे। इसका रीज़न बताता हूँ मैं। तो ये जानबूझकर किया जाता है। मैं बताता हूँ और इसका परिणाम आखिरकार ये हुआ है कि ऐसा जो ये जो मॉब जमा हो रहा है या जमावड़ा जो जमा होता है, इनमें कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रहता। इन सबका आईक्यू बहुत बड़े तौर पर कम होता है और इनसे कुछ भी करवाया जा सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और उसके हिसाब से ही ये चुनाव में सब कुछ करवा रहे हैं। और ये दिमाग अलग है और ये लोग जो है रास्ते पर वो अलग है और वो बहते हुए जा रहे हैं बर्बादी की तरफ, ऐसा आपका कहना है। ठीक है, आप क्या कहना चाहते थे? हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए 3 अधिकार बताया मैंने, कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशनरी और ब्यूरोक्रेसी। प्रेस मीडिया का काम होता है कि आपका सिलेबस बनाना। अभी देख लीजिए, सिलेबस अगर बनाते हैं, तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से चले गए, तो मैं पूछता हूँ जिंदा आदमी कभी जाता है क्या? मैं कहता हूँ भागवत तो जल्दी चले जाओ। उसके बाद में देखिए विद्या की देवता सरस्वती, आप बताएं मुझे, जिस सावित्री ने महाराष्ट्र में स्कूल निकाला 1 जनवरी 48 को, जिसको चिखल और गोबर फेंक के मारा, उसके बाद में होते हैं। तो जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उसी में से जो शुरुआती उम्र में जो बच्चे रहते हैं उनको ऐसी इस तरीके की कथाएं बताई जाती हैं कि जिसमें अवैज्ञानिक बातें हैं, काल्पनिक बातें रहती हैं। काल्पनिक बातें, काल्पनिक कथाएं हैं और बोध कथा भी उनको बताया जाता है कि बोध उसमें है। तो वहाँ से वो लोग ये जो परंपरा के रूप से वहाँ वो बातें सत्य मानते हैं बड़े लोग भी। तो छोटे बच्चों के बीच में भी वो उनके दिमाग में बैठ जाता है और पहले उम्र के पहले 7 साल में जो बस जाता है वो जो ज़िंदगी के आखिरी साल तक चलता है। तो इसलिए आखिरी साल वो उम्र तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। तो इसका ये जो मानसशास्त्रीय फैक्ट है, तो इसी का ये गैर इस्तेमाल करके छोटी उम्र के बच्चों के पढ़ाई के जो सिलेबस है उनमें ये ऐसी बातें अवैज्ञानिक डालकर जानबूझकर डालते हैं और उदाहरण भी वहाँ उस पर इस तरह के लिखे हुए दिए जाते हैं। तो यहाँ से उनको ये बनाने की शुरुआत होती है क्योंकि जो कि ये ऐसे ही रहे ताकि ये विचार ना कर सके और प्रश्न इनके दिमाग में ना हो और उत्तर भी उनको ना कभी मिले ज़िंदगी भर। तो सिलेबस का एक माध्यम है इसका। और दूसरा आप बता रहे थे मीडिया इनका एक माध्यम है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते थे? अभी मैं आपको इनिशियली बताता हूँ। इंसान पैदा होता है, इंसान जब पैदा होता है क्या करते हैं? सबसे पहले वो ब्राह्मण के पास जाता है, बोलता है कि बच्चे का नाम रखना है। क्या बोलता है वो? हाँ, हिंदू इंसान मतलब भारत का जो इंसान है। साहब 90% लोग, आप राक्षसगण हो, लड़का हो गया तो ये रखो, लड़की हो तो ये रखो। उसके बाद में आप मुझे ये गण जो है गण, हाँ, ये गण सब ये सब जो है ये पोथी पुराण में काल्पनिक चीज़ें लिखी गई है। हाँ, तो आज ये उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। आगे मैं बताता हूँ। आपके घर में एक काल दिन ला के रखा हुआ है, किसने बनाया है? उसी ने बनाया है। आज का दिन ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कपड़े पहने। उसके बाद में पहले टीचर पढ़ाने वाले वही थे, सिलेबस बनाते क्या है वो भी बताया मैंने। उसके बाद में आपने इंटरव्यू दिया रिटर्न। उसके बाद आज आपने 2024 चुनाव के लिए वोटिंग किया है। आज के अनुभव से आप क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या आपका अनुभव है, ये संक्षिप्त में बताइए। अभी मैं थोड़ा सा जहाँ तक आया था मरने तक, तो आगे का भी बोलता हूँ। वर्ल्ड के अंदर में ऐसी कोई औरत या ब्रह्मा पैदा हुआ है जो मुँह से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और हम लोग शुद्ध हैं। उसके बाद में वर्ल्ड के अंदर में काला गोरा ऐसा भेदभाव हुआ है। लेकिन देखिए भाई साहब, अमेरिका में निग्रोज को लेबर करके लेके आया, वो अमेरिका मानवतावादी है, उन्होंने ओबामा साहब को ये बनाया। उसके बाद में इंसान जन्म होने के बाद में उसको कुत्ता, बिल्ली, सुअर ऐसी उपमा दी जाती है। और उसके बाद में देखिए इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है, अन्न, वस्त्र, निवारा। देखिए अनाज इतना समुद्र में फेंकते हैं, हमारा प्राइम 80 करोड़, इन्हें हम 65% लोग आज भी स्वतंत्र मिलने के पहले जितना हमारा शोषण नहीं हुआ, मुगलों ने नहीं किया, अंग्रेजों को संविधान मिला, उतना आज शोषण हो रहा है। और उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब
कि बाबा साहब ने 32 डिग्री 4 पीरियड ली, उसकी नॉलेज से वर्ल्ड आगे जा रहा है, लेकिन हमारे देश में स्वाभिमान से जीने के लिए एक अधिकार दिया। देखो उसमें ईवीएम में क्या किया है, मनुस्मृति काल्पनिक और ईवीएम मशीन भी काल्पनिक है, क्योंकि हमें कोई दिखता ही नहीं है, हमें कोई दिखता ही नहीं है और काउंटिंग भी नहीं हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो क्वेश्चन किया था कि भाई हमको पर्ची मिलना चाहिए, उसके बाद में इन लोगों ने वो 17 में करे, उसके पहले ही, और ये लोग जज जो लोग हैं, देखिए 18 लाख मशीन का नाम नहीं लेते, और ये जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर भी एडॉप्ट। इसीलिए मैं सभी देश के 95% लोगों जो संविधान के हिसाब से दिल से चाहते हैं कि हमारी उन्नति है, उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी आप लोग जन आंदोलन के तैयार हो, और क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रॉड इलेक्शन हुआ। अभी ये नॉर्थ कोरिया करके, ये नॉर्थ कोरिया में जैसे डिक्टेटरशिप वैसे 3% लोग हमारे ऊपर राज करने के लिए ये पूरा का पूरा फ्रॉड इलेक्शन, और इनकी 370 सीट आने वाले हैं। अगर आपने जन आंदोलन नहीं किया तो फिर से हम